जियांग ने ध्यान समाप्त करने के बाद वह उठ खड़ा हुआ, दीवार के पास पहुंचा और दिव्य हाथी की मुट्ठी का उपयोग करके दीवार पर मुक्का मारना शुरू कर दिया, जिससे शॉकवेव पैदा हुई। उसके मुक्के इतने शक्तिशाली थे कि झाई शुआन यू और अन्य लोगों ने अपने चेहरे के सामने अपनी बाहें उठाईं। समूह के लगभग सभी सदस्य घायल हो गए थे और बहुत थक गए थे। झाई शुआन यू ने अपनी आंखें खोलीं और जल्दी से महसूस किया कि प्रभावों का बल बहुत मजबूत था। उसने जियांग को देखना शुरू किया और एक गंभीर भाव के साथ सभी को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहा, अन्यथा वे प्रभावों के कारण मर जाएंगे। कई सेकंड बीत गए और जियांग मुक्का मारता रहा। वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने आक्रामक रुख अपनाया और फिर से वार किया। इस बार मांस की दीवार टूटने लगी, दीवार में एक छेद बन गया और जियांग ने सभी को इसके अंदर से भागने के लिए अभी लाभ उठाने के लिए कहा। लेकिन उस पल घाव अपने आप ठीक होने लगा। पुनर्जनन की गति बहुत तेज थी, जिससे भागने का कोई समय नहीं बचा। यह देखकर हमारे लड़के की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसमें से जहरीली धुंध निकलने लगी। उसने नाइन से मदद मांगी, वह चाहता था कि वह कुछ कीड़ों को बुलाकर विस्फोट करे। कीड़ों और झाओयुजी की शक्ति का उपयोग करते हुए जियांग ने फिर से हमला किया, जिससे अब एक छोटा विस्फोट हुआ। वह दीवार में एक और छेद खोलने में कामयाब रहा, लेकिन लाश जल्दी ही ठीक हो गई। झाई शुआन यू अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को रोक नहीं पाई। डर से भरी निगाहों से उसका ध्यान दीवार पर टिका हुआ था। विस्फोट से दीवार में छोटी छोटी दरारें पड़ गई थीं, लेकिन घाव तुरंत ठीक हो गए और किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। जियांग ने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन तभी दीवार टूटने लगी। यह देखकर हमारे लड़के का दिमाग उलझन से भर गया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उस पल किसी ने बाहर से दीवार तोड़ दी, जिससे जियांग और बाकी लोग सदमे में आ गए। जैसे ही धुएं का पर्दा गायब हुआ, गुकैक्सुआन और झाईशुआन यू के परदादा को छेद के सामने खड़े देखा जा सकता था। परदादा कुछ थके हुए लग रहे थे, जबकि दूसरी ओर गुकैक्सुआन अप्रभावित लग रहे थे। वे ही थे जो बाहर से दीवार तोड़कर आए थे। झाईक्सुआन यू के परदादा खड़े हुए और एक तरफ हाथ बढ़ाकर सभी को लाश से बाहर निकलने का आदेश दिया। मोक्ष की रोशनी देखकर हुआ यूमफेई सहित समूह के सभी सदस्य पूरी ताकत से बाहर भागे। बाहर निकलते समय कुछ लोग थकावट के कारण जमीन पर गिर पड़े। गुकैक्सुआन, जो पास में ही खड़ी थी, आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकी कि झाईक्सुआन यू और जियांग कहाँ हैं। जब समूह के 3 सदस्य लाश को दरार से बाहर निकाल रहे थे, जियांग और झाईक्सुआन यू अभी भी अंदर थे और घाव पहले से ही ठीक होने लगा था। वह घबरा गई। उसने अपना हाथ हमारे लड़के के कंधे पर रखा और फैसला किया कि अब इस जगह से जाने का समय आ गया है। वह बाहर जाने के लिए दरार में घुस गई और घाव जल्दी ठीक होने लगा। झाईशुआन यू ने जियांग को कंधे से पकड़ लिया और उलझन और चिंता के भाव के साथ उसे अपने साथ आने के लिए कहा। लेकिन जियांग ने उसकी ओर पीठ कर ली और समझाया कि अब 2 लोगों के लिए जगह नहीं बची है और उसे पहले जाने के लिए कहा। उसकी आंखें उलझन से भरी हुई थीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह के क्षणों में महिलाएं हमेशा समस्याएं क्यों पैदा करती हैं। जियांग दूर जाने लगी और झाईशुआन यू का मन निराशा से भर गया। वह घबरा गई और उसके साथ रहने और लाश से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने का फैसला किया। लेकिन जियांग ने सभी चीजों की वृद्धि नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और कुछ जड़ों को बुलाया जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। वह चाहता था कि वह यहाँ से चली जाए। जड़ें उसके शरीर को बाहर की ओर निकालने लगीं और जब घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था,
तो उसने हताश होकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जड़ों ने उसके शरीर को बाहर निकाल दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। अब दीवार लगभग फिर से बंद हो गई थी। पिता कुछ चिंतित अपनी बेटी की ओर चलने लगे और गुकैशिन और दादा जो उनके बगल में थे, उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि जियांग बाहर नहीं आया है और दीवार पहले ही फिर से बंद हो चुकी है। झाई शुआन यू जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। पिता उसके पास गए और उसकी कलाई पकड़ ली। वह खुद को रोक नहीं पाए और यह देखकर राहत महसूस की कि वह ठीक है। वह भी रोने लगी और हताशा ने उसके दिमाग को खा लिया क्योंकि जियांग चेन अभी भी लाश के अंदर फंसा हुआ था। वह चाहती थी कि उसके पिता उसे बचाएं। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि जब तक जियांग और उसके परदादा सहयोग करते हैं और एक बार फिर अंदर और बाहर से हमला करते हैं, उन्हें यकीन था कि वह बाहर निकल पाएंगे। दादा के शरीर से एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा निकलने लगी। उन्होंने तलवार निकाली और शांत भाव से गुकैशिन से फिर से हमला करने के लिए तैयार होने को कहा। गुकैशिन ने भी अपनी तलवार निकाली, दीवार को घूरना शुरू कर दिया और कहा कि ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। वे हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी कब्र के चारों ओर नसें दिखाई देने लगीं और उसमें से घातक ऊर्जा निकलने लगी। यह देखकर उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि प्राचीन देवता की रक्षा की लाश मजबूत हो गई थी। दादाजी ने बताया कि बचाव निष्क्रिय नहीं था बल्कि सक्रिय था। यह सुनकर गुकैशिन का मन भ्रम से भर गया। उसने ऊर्जा का निरीक्षण करना शुरू किया और स्पष्टीकरण मांगा। दादाजी ने समझाया कि प्राचीन देवता की लाश के अंदर कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो इस शरीर की क्षमताओं के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करने में सक्षम था। दादाजी की आंखें गंभीरता से भर गईं। उन्हें डर था कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लाश के अंदर या बाहर से कैसे सहयोग करते हैं। जियांग के भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। गुकैशिन ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और कब्र पर एक शक्तिशाली वार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ। दादाजी ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा, गुकैशिन की ओर पीठ की, अपनी आंखें बंद की और संसाधनों को बर्बाद न करने के लिए कहते हुए दूर जाने लगे। अब जबकि प्राचीन देवता की लाश में परिवर्तन हो गया था, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला था और उन्हें बाहर से इस पर नजर रखनी थी। अगर यह पता चला कि उत्परिवर्तन बाहरी दुनिया में फैलने की प्रवृत्ति रखता है, तो उन्हें तुरंत लाश को निर्वासित करना था। गुकैशिन ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और उसकी आंखें आश्चर्य और क्रोध से भर गईं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। यह सुनकर झाई शुआन यू ने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया और रोने लगी। पिता और एक लड़की जो उसके बगल में थे, उसे सांत्वना देने लगे। दादाजी उनसे दूर जाने लगे और गुकैशिन से कुछ भी मूर्खतापूर्ण न करने के लिए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर नीचे कर लिया और खुद को क्रोधित और हताश महसूस करने से नहीं रोक सका। यह नहीं जानता था कि अब क्या करना है या जियांग को कैसे बचाना है। हुआ यूमफेई, जो होश में आ गया था, उठ बैठा और चिंतित भाव से कब्र को देखने लगा। हर कोई यह देखकर दुखी था कि जियांग ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जियांग ने तलवार निकाली और उसके शरीर से दम घुटने वाली ऊर्जा निकलने लगी। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। पहला तरीका लाश से भागना नहीं था, बल्कि मस्तिष्क की ओर जाना था क्योंकि वहां एक बढ़िया अवसर इंतजार कर रहा था। इन विचारों में डूबा हुआ वह प्राचीन देवता के मस्तिष्क की ओर चल पड़ा। दुविंगसु जादुई गेंद के जरिए जियांग को देख रहा था। उसकी आंखें चमकने लगीं और खुशी से भर गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मछली ने चारा खा लिया है। जियांग के मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद वह शरीर बदलने में सक्षम होने वाला था और जियांग के ताज़ा और जीवित शरीर के साथ वह पुनर्जीवित होकर यहाँ से बाहर निकल सकेगा। कई मिनटों के बाद जियांग मस्तिष्क तक पहुंचा और एक विशाल पत्थर के दरवाजे पर आया जिसके एक तरफ कुछ लिखा हुआ था। जियांग का ध्यान तलवार से बनाए गए शब्दों पर था जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने थे, लेकिन तलवार की ऊर्जा हावी रही जिससे उसका दिल कांप उठा। उसने महसूस किया कि यह वही था जो तलवार के देवता ने इस जगह पर पहली बार लिखा था। इस दरवाजे के पीछे लाश का मस्तिष्क था। दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसने दरवाजा खोला और छोटे नाइन और जियाओजिया को छिपने के लिए कहा और जब तक वह उन्हें नहीं बुलाता तब तक बाहर न आने के लिए कहा क्योंकि वे उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे थे। जियांग एक दालान में दाखिल हुआ और एक अजीब सी ऊर्जा उभरने लगी जिसमें कई फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। उसने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा और दर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, यह नहीं जानते हुए कि फुसफुसाहटें कहाँ से आ रही थीं। फुसफुसाहटें और भी तेज हो गईं, जिससे जियांग अपना संयम खोने लगा। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और खुद को गुस्सा होने से नहीं रोक सका। तभी वह दूसरी जगह दिखाई दिया और आसमान से सफेद बालों वाला कोई व्यक्ति उतरने लगा। जियांग जो एक हाथ से तलवार पकड़े हुए था ने अपना सिर उठाया और यह देखकर वह भ्रम में पड़ गया। यह डुआंगसू था। वह सैकड़ों सालों से जियांग के आने का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से भर गईं और एक गर्म सनसनी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। डुआंगसू उसके पास उतरने लगा और खुद को प्राचीन देवता के रूप में पेश किया। जियांग चुपचाप देखता रहा, उसे नहीं पता था कि कैसे पेश आना है। डुआंगसू का शरीर बदलने लगा और उसने जियांग का रूप ले लिया। वह उसे गौर से देखने लगा और मुस्कुराने लगा। यह देखकर जियांग कुछ उलझन में पड़ गया। डुआंगसू ने जियांग का रूप धारण किया, उसके पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और एक खुशनुमा मुस्कान के साथ बताया कि वह जियांग है और जियांग वह है। वह चाहता था कि वे दोनों एक हो जाएं। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह सदमे में था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन डुआंगसू के जाल में फंसने के बजाय जियांग ने एक शक्तिशाली वार किया, जिससे वह दूर चला गया, जिससे पता चला कि वह जानता था कि वह उसे धोखा देने के लिए भगवान होने का नाटक कर रहा था। डुआंगसू ने अपना असली रूप दिखाया, अपने हाथ से जियांग के हमले को पकड़ा और मुस्कुराने लगा। जियांग के वार को दिलचस्प देखकर उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नए युग की मानव मार्शल आर्ट इस स्तर तक पहुंच गई है। जियांग को यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि उसने अपने हाथ का उपयोग करके तलवार की ऊर्जा को पकड़ लिया था। डुआंगसू ने ऊर्जा को टुकड़ों में तोड़ दिया, उसे देखना शुरू कर दिया और पता चला कि अब उसके पास अपनी मूल ऊर्जा नहीं बची है। पलक झपकते ही आसमान छोटे छोटे ड्रैगन से भर गया। डुआंगसू ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और एक दुष्ट मुस्कान के साथ समझाया कि अगर जियांग का शरीर उपयोगी नहीं होता तो वह उसे मारने के लिए और भी भयानक तरीकों का इस्तेमाल करता। जियांग का दिमाग उलझन से भर गया, उसे नहीं पता था कि इस आदमी का क्या मतलब है। उसका ध्यान ड्रैगन पर केंद्रित था और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि ये सभी राक्षस परिवर्तन के 6वें स्तर पर थे और कुछ 9वें स्तर पर भी थे। उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तलवार का देवता इस जगह पर लगभग मर चुका था। वह जानता था कि अगर वह सभी संतानों को छोड़ भी देता तो भी वह उसे हरा नहीं पाता। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और दृढ़ निश्चय के साथ इस मृत देवता के साथ
ऐसा व्यवहार करने का फैसला किया जैसे कि वह जीवित हो। नन्हे नाइन जायूजिया और सभी कीड़ों को बाहर आने का आदेश दिया। उस पल कुछ हुआ और जियांग की अभिव्यक्ति बदल गई। वह डरने लगा क्योंकि वह नाइन या अन्य लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहा था। छोटे ड्रैगन ने जियांग के शरीर को फंसा लिया, जिससे वह स्थिर हो गया। डुआनक्सू उसके पास गया, उसे गौर से देखने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने तय किया कि यह सब खत्म करने का समय आ गया है। जियांग ने अपने दांत कस लिए और यह जानकर डर गया कि यह ठीक नहीं है। डुआनक्सू ने अपना हाथ जियांग के कंधे पर रखा और उसके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जिससे उसका मुंह खुल गया और वह दर्द में चीखने लगा। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने जियांग से कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि वह उसे बेहतर जीवन जीने में मदद करने जा रहा था। लेकिन तभी सभी चीजों का पैतृक पेड़ उनके पीछे उभरा। यह महसूस करते ही डुआनक्सू का मन भ्रम से भर गया। उसे नहीं पता था कि यह चीज यहाँ कैसे आ गई। पेड़ पर एक इंद्रधनुषी रंग का फल था, एक नया फल जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। एक बार जब सभी चीजों का पैतृक वृक्ष प्रकट हुआ तो डुआंगसू गायब हो गया और हमारे लड़के के शरीर को छोड़ दिया। जियांग जमीन पर गिर गया और उसका ध्यान पेड़ पर केंद्रित हो गया। वह भ्रमित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह चेतना के सागर में क्यों था। उसे याद आया कि वह प्राचीन देवता के कब्जे में था। उसके मन में कई सवाल आए क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। फल तीव्रता से चमकने लगा, जिसने जियांग का ध्यान खींचा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सभी चीजों का पैतृक वृक्ष फिर से फल दे रहा था। यह फल पिछले वाले से अलग था। जियांग खड़ा हुआ और उत्सुकता से फल को देखने लगा। वह जानता था कि पैतृक वृक्ष के वर्तमान स्तर के साथ यह रंगीन फल नहीं दे सकता था। फिर एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। वर्तमान में फल पका नहीं था। यह एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य आत्मा द्वारा भ्रूण के रूप में बनाया गया फल था। इसमें उस आत्मा की दिव्यता का स्रोत था। फल को सफलतापूर्वक पकने के लिए उसे नियमित रूप से दिव्य आत्माओं से पानी देना पड़ता था। जियांग ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि इस फल में प्राचीन देवता की दिव्य आत्मा थी। डुआंगसू जियांग के शरीर पर कब्जा करना चाहता था और उसे उम्मीद नहीं थी कि पैतृक वृक्ष उसकी आत्मा से फल बनाएगा। हालांकि पेड़ अभिशाप को रोक नहीं सका, लेकिन दिव्य आत्माओं और दिव्य चेतना की बात आने पर यह अभी भी शक्तिशाली था। फल के बारे में एकमात्र बुरी बात यह थी कि जियांग को इसे नियमित रूप से जीवित प्राणियों की दिव्य आत्माओं से पानी देना पड़ता था, जो एक बहुत सख्त शर्त थी। जब वह विचलित था तो एक जानी पहचानी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने पूछा कि क्या वह जाग गया है। जियांग अपनी समाधि से बाहर आया और उसका मन भ्रम से भर गया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एक बार जब हमारा लड़का पलटा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने सामने जो था उसे देखकर हैरान रह गया। वहां एक शक्तिशाली विशालकाय ड्रैगन था जिसका आकार 6 आंखों वाले चमगादड़ जैसा था और उसके सिर के ऊपर झाओजिया बैठा था। एक सहज स्वर में उसने अपने पिता को बताया कि वह इस राक्षस को वश में करने में कामयाब हो गया है। जियांग का ध्यान ड्रैगन पर केंद्रित था, जिससे वह डर के मारे स्तब्ध हो गया। ड्रैगन को वश में करते हुए झाओजिया अपने पिता के पास गया, उसे देखने लगा और पूछा कि क्या उसका नया पालतू जानवर प्रभावशाली नहीं है। जियांग मदद नहीं कर सका, लेकिन सदमे में पीछे हट गया, यह महसूस करते हुए कि ये जीव चेतना के सागर से संबंधित थे। वह विश्वास नहीं कर सका कि छोटा जिया 9 परिवर्तनों वाले प्राणी की सवारी कर रहा था। ये ऐसे प्राणी थे जिन्हें महान जियालिंगहू भी उस समय वश में नहीं कर पाए थे। हमारा लड़का बिना जाने क्या हो रहा था, अवाक खड़ा था। आकाश भृंगों से भरा था, जिन्होंने चेतना के सागर के सबसे भयंकर जीवों को वश में कर लिया था। जियांग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि छोटा झाओजिया इतने सारे राक्षसों को वश में करने में सक्षम था। ड्रैगन की गर्दन पर हाथ रखते हुए
जाओ जिया ने उसे उतार दिया। जियांग की बाह पकड़ ली और गंभीर भाव से समझाया कि यह पालतू जानवर बहुत ही विनम्र है, और यद्यपि नन्हे नौ को यह पसंद नहीं आएगा, उसे यकीन है कि उसके पिता को यह पसंद आएगा। वह चाहता था कि वह ड्रैगन की सवारी करे। जियांग ने जाओ जिया को देखना शुरू किया और खुद को सतर्क होने से नहीं रोक सका, यह नहीं जानते हुए कि क्या छोटा जाओ जिया वास्तव में ड्रैगन को नियंत्रित करने में सक्षम है। अंत में जाओ जिया ने जियांग को मना लिया और दोनों ड्रैगन के सिर पर चढ़ गए। हमारे लड़के के कुछ हद तक डरे होने के बावजूद जाओ जिया ने दोनों हाथ उसके सिर पर रखे और उड़ने का आदेश दिया। शक्तिशाली ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और जियांग ने समझाया कि उसे जो याद था उसके अनुसार इस राक्षस को डार्क डेमन कहा जाता था। अनंत नरक में ऐसे कई राक्षस थे जिन्हें मानव जाति द्वारा स्वाभाविक रूप से निषिद्ध किया गया था। शांति से जाओ जिया ने समझाया कि किसी को केवल इस जानवर को चिह्नित करने की आवश्यकता है और इसे सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जियांग कुछ हद तक हैरान था क्योंकि वह जानता था कि 9 परिवर्तन वाला राक्षस बहुत उपयोगी होगा। ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और उड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी जाओ जिया का मन उलझन से भर गया। उसे यकीन नहीं था कि इस चीज को बाहर निकाला जा सकता है। जियांग, जो उसके पीछे था, ने उल्लेख किया कि अगर वे ड्रैगन को लाश से बाहर निकाल लेते हैं तो स्वर्ग के रास्ते से इसे खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो वह जानता था उसके अनुसार इस प्राणी को केवल अनंत नरक की गहराई में ही रहना चाहिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह प्राचीन देवता की चेतना के समुद्र में भी पैदा होगा। खोई हुई नजर से जियांग ने सोचा कि यह शर्म की बात है, क्योंकि वे इस जानवर को बहुत लंबे समय तक उजागर नहीं कर सकते थे, और हालांकि बहुत समय नहीं बचा था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में यह जानवर बहुत मददगार हो सकता है। जियांग की आंखें आश्चर्य से भर गई। उसने एक शक्तिशाली सांप की कल्पना करना शुरू कर दिया और याद किया कि अभी भी डार्क डेमन जैसे 5 और राक्षस होने चाहिए। उसे नहीं पता था कि वह उन्हें कहीं भी क्यों नहीं देख पा रहा था। यह सुनकर नन्हा जाओ जिया घबरा गया और पसीना पसीना हो गया। एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ जाओ जिया ने खुलासा किया कि उसने अन्य प्राणियों को खा लिया था। इससे ड्रैगन और जियांग दोनों ही भ्रमित हो गए। उसे याद आया कि उसके बेटे ने प्राचीन देवता के दिल से अपना पेट भर लिया था। नन्हे जाओ जिया ने सहजता से जवाब दिया कि वह भूखा था क्योंकि उसने एक प्रजन किया था। जियांग कुछ हद तक निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने एक हाथ अपने चेहरे पर रखा और दूसरा हाथ जाओ जिया के कंधे पर टिका दिया, यह सोचकर कि उसने वह कर दिया है जो करने की जरूरत थी। उसने शांति पाने के लिए इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। जाओ जिया ने अपने पिता को भ्रमित भाव से देखना शुरू कर दिया। जियांग ड्रैगन से उतर गया और रोने लगा, यह महसूस करते हुए कि उसका बेटा केवल भाग्य बर्बाद कर रहा था। उसने चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का फैसला किया। कम से कम एक राक्षस अभी भी जीवित था। एक इंसान होने के नाते उसे आभारी होना चाहिए। ड्रैगन और झाओ जिया का ध्यान जियांग पर टिका हुआ था। उसका बेटा उसके व्यवहार को देखकर भ्रम में पड़ गया। तभी दरवाजे से तेज दस्तकें सुनाई देने लगी। जियांग की निगाह दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि यह गु कैशेन था। प्राचीन देवता की दिव्य आत्मा को सील कर दिया गया था, और अब जब अंधेरे दानव को पकड़ लिया गया था तो वह जानता था कि बाहरी सुरक्षा जल्द ही गायब हो जाएगी। अपने मालिक की ऊर्जा को महसूस करते हुए जियांग को एहसास हुआ कि जय परिवार भी जल्द ही आ जाएगा। वह जाओ जिया की ओर मुड़ा और एक शांत भाव से उसे आदेश दिया कि कीड़ों को जल्दी से सब कुछ खाने के लिए कहें और जो कुछ भी बचा है उसे पैक करके ले जाए। उन्हें जल्दी से वापस जाने की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे जल्दी करने के लिए कहा। जाओ जिया चुपचाप अपने पिता को देखने लगा, यह नहीं जानते हुए कि वह इतनी जल्दी में क्यों था। उसने अपनी ठोड़ी को अपनी उंगली से छूना शुरू कर दिया और उसकी आंखें उदासी से भर गईं क्योंकि वह अब और नहीं खा सकता था। उसने पूछा कि क्या वह अगली बार खा सकता है। जियांग ने मना कर दिया, यह समझाते हुए कि यह एक रेस्तरां नहीं बल्कि एक भगवान का खजाना था। जियांग की आंखें गंभीरता से भर गईं
उसने जाई जुन्यू के शक्तिशाली परदादा की कल्पना करना शुरू कर दिया, जो एक जबरदस्त ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे। वह जानता था कि जय लिंकू नौ परिवर्तन तलवार का देवता नहीं बन पाया था। इसका कारण इस स्थान पर मौजूद अवसरों से अलग नहीं था। यह महसूस करते हुए कि अगर वह व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता और पता लगाता कि क्या हुआ था, तो यह एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए छोटे जाओजिया ने उस भोजन को निचोड़ना और संपीड़ित करना शुरू कर दिया जिसे कीड़े नहीं खा सकते थे, जिससे वह पानी की एक गेंद में बदल गया। एकमात्र बुरी बात यह थी कि वह इसे संग्रहित नहीं कर सकता था। जियांग ने पलटकर उससे कहा कि चिंता न करें क्योंकि उसकी बहन इसका ध्यान रखने वाली थी। लिटिल नाइन ने खुद को प्रकट किया और यह देखते ही उसकी आंखें क्रोध से भर गईं, जिससे उसे पसीना आ गया। उसके सामने पानी से बनी विशाल गेंदों का ढेर था। उसने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और उसका ध्यान उन पर केंद्रित था। उसके लिए ये गेंदें बदबूदार गोबर से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह अब अपने भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि वह समस्याएं पैदा करना बंद नहीं करेगा। एक मुस्कान के साथ जियांग बाहर निकलने की ओर उड़ने लगा। अब जब लिटिल नाइन ने सारी गंदगी साफ कर दी थी, तो वापस लौटने और मास्टर को बुलाने का समय आ गया था। कब्र के बाहर गु कैक्सिन ने फिर से हमला किया और इस बार लाश की दीवार को काट दिया, जिससे एक छेद बन गया। उसने ध्यान से देखना शुरू किया और बताया कि घाव ठीक नहीं हो रहा था। यह सुनकर जिया लिंकू का ध्यान घाव पर केंद्रित हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि न केवल प्राचीन देवता की लाश की रक्षा कमजोर हो गई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह गायब होने वाली थी। गु कैक्सिन की नज़र, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, खुशी से भर गई। वह अंदर जाकर उसे बचाना चाहता था। जिया लिंकू की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई। उसे संदेह था और वह भी अंदर जाकर देखना चाहता था कि क्या हुआ था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जियांग चेन उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने मालिक की ओर हाथ बढ़ाया और हताश भाव से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। गु कैक्सिन और जिया लिंकू उसे चुपचाप देखने लगे, यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा था। जैसे ही जियांग लाश से बाहर आया, कि जुन्यू दौड़कर आई और उसे जोर से गले लगा लिया। वह खुद को रोने से नहीं रोक पाई और यह देखकर राहत महसूस की कि वह ठीक है। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। राहत महसूस करने के बावजूद वह जानता था कि यह सही समय नहीं था। गु कैक्सिन, जो उसके बगल में था, जियांग को ठीक देखकर आंतरिक शांति महसूस किए बिना नहीं रह सका। जल्दी से जियांग ने उसे अपने हाथ से एक तरफ धकेल दिया और एक उग्र भाव के साथ उसे जाने का आदेश दिया क्योंकि समय नहीं था। यह देखकर कि जुन्यू की आंखों में आंसू भर आए और उसका मन उलझन से भर गया। उसे नहीं पता था कि जियांग के साथ क्या हो रहा था और उसने क्यों कहा कि समय नहीं है। जियांग गु कैक्सिन के पास गया और एक गंभीर नज़र से अपने गुरु को समझाया कि अगर वे जल्दी से इस जगह को नहीं छोड़ते हैं, तो वे मरने वाले हैं। यह सुनकर उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन यह जाने बिना कि जियांग इतना गंभीर क्यों था। अनिश्चित होने के बावजूद उसने अपने शिष्य पर भरोसा करने का फैसला किया। दोनों उसकी तलवार की धार पर चढ़ गए। अपनी उंगलियों का उपयोग करके उसने अपनी तलवार को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे वह बिजली की तरह चमकने लगी। उसने उन्हें अलविदा कहा, यह समझाते हुए कि वह अब इस जगह पर नहीं रहना चाहता। यह देखकर कि जुन्यू दुखी होने से खुद को नहीं रोक पाई, उसने सोचा कि जियांग उससे नफरत करता है, जबकि दूसरी ओर उसके पिता गुस्से में थे। वह चिल्लाने लगा, यह सोचकर कि उसने दिव्य और राक्षसी ब्लो दिया है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए व्यर्थ में उपकार करना जो यह नहीं समझता कि महिला की देखभाल कैसे की जाती है। क्या जुन्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने पिता के पास पहुंची और गुस्से से भरी नज़र से पूछा कि वह जियांग का अपमान कैसे कर सकता है, उसे याद दिलाते हुए कि जियांग ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। पिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना हाथ अपने सिर के पीछे रख लिया और कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, यह सोचकर कि अगर जियांग ने अपनी बेटी के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, तो इसका मतलब है कि वह उसके लिए महत्वपूर्ण थी।
उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया और जियांग के बारे में सोचकर शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जियांग के लिए वह महत्वपूर्ण थी और उसे डर था कि इससे स्वर्ग के चमत्कारों की प्रतियोगिता के दौरान उसके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। इस कारण से उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और खुद को दृढ़ संकल्प से भर लिया। चमत्कारों की सूची के लिए लड़ाई में जियांग को निराश नहीं करने की कसम खाई, अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण दिखाने का वादा किया। यह देखकर पिता खुश हुए बिना नहीं रह सके। उनसे कुछ ही दूर पर जियालिंग था। उसका ध्यान प्राचीन देवता की कब्र पर था। उसे संदेह हुआ और उसे पता था कि जियांग चेंग की प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं थी। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि जाकर देखा जाए कि क्या हुआ था। उसने लाश के अंदरूनी हिस्से को ध्यान से देखना शुरू किया और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि सारा खजाना गायब हो गया था। उसे याद आया कि पहले लाश की चेतना के समुद्र में बहुत सारे राक्षस थे, लेकिन अब एक भी नहीं बचा था। उसने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखा, अपनी आंखें बंद की और जियांग और गु कैशेंग को तलवार पर भागते हुए कल्पना करने लगा। वह जानता था कि जियांग दोषी है, क्योंकि वह जाने के लिए उत्सुक था। वह गुस्से में था क्योंकि जियांग ने उसके लिए एक भी राक्षस नहीं छोड़ा था। जब जियालिंग लाश में घुसा था, तो उसका सामना 5 शक्तिशाली जानवरों से हुआ था। वह यह भी नहीं जानता था कि जियांग 9वें स्तर के राक्षसों से कैसे बच पाया था, जो उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी जटिल था। वह लाश में घुस गया और नसों की सावधानीपूर्वक जांच करने लगा। वह जानता था कि जियांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हमारे लड़के ने उसके लिए एक कड़वा भविष्य छोड़ा था, फिर भी वह इसे स्वीकार करने को तैयार था। लेकिन जियांग को यह नहीं पता था कि उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से कम करके आका था। जब गुरु और शिष्य तलवार पर सवार थे, गु कैशे ने पलटकर पूछा कि क्या जियांग ने वास्तव में तलवार देवता के खजाने को खाली कर दिया है। हमारे लड़के ने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखा और हाँ में जवाब दिया। गु कैशेन कुछ हद तक निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, यह नहीं जानते हुए कि उसने किस तरह के कुत्ते शिष्यों को स्वीकार किया था। वह हमेशा ईमानदार और आज्ञाकारी रहा था, लेकिन उसके शिष्य कुछ और ही थे। पहले ने खुद को खूनी चाकू का राजा घोषित कर दिया था, जिससे किंगलिन युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी। दूसरे ने नेशनल गार्डियन की मंगेतर को चुरा लिया था और अब तीसरे का वर्णन करना उसके लिए और भी कठिन था। एक हर्षित अभिव्यक्ति के साथ जियांग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और याद किया कि प्रोडिजी रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होने से पहले केवल 3 दिन बचे थे, यह पूछते हुए कि क्या उन्हें विश्वास है कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह जियांग हुआशुआंग और जिया जुन्यू के खिलाफ लड़ाई में जीत सकते हैं। गु कैशेन ने पलटकर बिना जवाब दिए चुपचाप उसे देखना शुरू कर दिया। उन्होंने समझाया कि इस बार ऐसा लग रहा था कि अगर वह जिया जुन्यू के खिलाफ लड़े तो उन्हें बहुत समस्याएं नहीं होंगी। उन्होंने सुना था कि इन दिनों मैजिक सिटी में जियांग हुआशुआंग ने भी बहुत प्रगति की है और उनके 8 भुजाओं वाले युद्ध के देवता के शरीर को कम करके नहीं आका जाना चाहिए। कहीं और यिंग झान रेड लेक पर प्रशिक्षण ले रहा था। वह न केवल जियांग की पीढ़ी का पहला दिव्य प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बल्कि उसकी प्रतिभा को 800 साल के दाजी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। जब यिंग झान का शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था, तो वह अपने हाथ को एक तीखे भाव से देखने लगा। आमतौर पर नौकरी बदलने वाले 18 साल की उम्र में आध्यात्मिक परिपक्वता तक पहुंचते हैं, ताकि एक पेशेवर वर्ग को सक्रिय कर सकें, लेकिन यिंग झान अलग था। उसने 3 साल की उम्र में अपने पेशेवर वर्ग को सक्रिय कर लिया था, दिव्य हथियार से मान्यता प्राप्त की। मानव सम्राट की तलवार। 9 साल की उम्र में उसके बगल में कई शक्तिशाली लाल ड्रैगन थे। 12 साल की उम्र में वह एक निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और 15 साल की उम्र में वापस आ गया था। इन पिछले 3 वर्षों के दौरान वह राजधानी के सैन्य क्षेत्र में एकांत में प्रशिक्षण ले रहा था। जियांग जानता था कि यिंग झान ने बहुत पहले ही एक वर्ग को जगा दिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका वर्तमान स्तर मुश्किल से 3 परिवर्तनों तक क्यों पहुंच पाए। गु कैक्सिन ने समझाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सिस्टम के अलावा उसने सभी दिव्य जातियों की सर्वोच्च तकनीकों की भी खेती की थी, जिससे हमारा लड़का सदमे में आ गया।
अपने हाथ से। यिंग झान ने अपनी ठुड्डी पोंछी। उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गई। उसका खून से लथपथ शरीर लगभग खत्म होने वाला था और वह जानना चाहता था कि क्या जियांग चेंग के बारे में कोई खबर है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। जियांग और गु कैशन तलवार पर उड़ रहे थे। हमारे लड़के का मन सवालों और जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और पूछा कि क्या वह स्वर्ग की सभी जातियों की तकनीकों का अभ्यास कर सकता है। गु कैशन ने अपनी बाहें पार की, जमीन की ओर देखने लगा और जवाब दिया कि यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वह भी नहीं दे सकता, क्योंकि कई लोगों ने इस रास्ते पर चलने की कोशिश की थी, लेकिन लगभग कोई भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अभ्यास की गई तकनीकें स्वर्गीय ताओ के साथ संघर्ष में थीं। गुरु ने खुलासा किया कि सैकड़ों वर्षों में महान जिया से यंग झान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सफलता प्राप्त की थी। जियांग खोई हुई निगाह से नीचे देखने लगा और सोचने लगा, भले ही उसके पास यंग झान जैसी प्रतिभा हो, गु कैशन में भी उसे रसातल की 10,000 जातियों की तकनीक सिखाने की क्षमता नहीं थी। यंग झान महान जिया के मानव सम्राट का वंशज था और उस समय मानवता के सम्राट ने 10,000 जातियों पर जवाबी हमला करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया था, जिसमें कई जानवरों को पकड़ा गया था। अब चीजें बदल गई थीं, क्योंकि मार्शल भगवान जियांग केवल 10,000 जातियों के दायरे से जुड़े प्रवेश द्वार की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। गु कैशन ने अपनी शक्ति को सक्रिय किया, जिससे तलवार बिजली की तरह चमकने लगी। अगर हमारा लड़का प्रतिभाशाली लोगों की सूची में पहला स्थान प्राप्त कर सकता है, तो वह राजधानी से कुछ इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर जियांग खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ समय बाद नाइटफेल और जियांग चेन शहर में स्थित अपने अपार्टमेंट में गए। उसने अपनी हथेली खोली, जिससे उसमें जियाओ जिया की ऊर्जा निकलने लगी। जियांग ने ये देखना शुरू किया और उसकी आंखें खुशी से भर गईं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्राचीन देवता की लाश तक की यात्रा बहुत उपयोगी रही थी, क्योंकि उसके कीड़े खा चुके थे और काफी बढ़ चुके थे। उस रात लिटिल नाइन की संतान और जियो जिया के लाल भरिंग फिर से प्रजनन कर सकते थे। उस क्षण सभी चीजों का पैतृक पेड़ हमारे लड़के के पीछे दिखाई दिया। यह महसूस करते ही वह सदमे में जाने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दिव्य चेतना में हलचल हो रही थी। पेड़ में एक नया हरा फल था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अब जब सभी चीजों के पैतृक पेड़ ने फिर से फल दिया था, तो जियांग को एहसास हुआ कि इसके पीछे का कारण कीड़ों की संख्या में वृद्धि थी। जियांग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह पेड़ के पास गया और अपना हाथ बढ़ाया, और फल उसकी हथेली में गिरने लगा। वह कुछ हद तक भ्रमित और आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने पहले कभी हरा फल नहीं देखा था। फल की सांख्यिकी विंडो दिखाई दी। यह एक हरा बिजली का फल था। यह उपयोगकर्ता को 3 क्षमताएं प्रदान करते हुए बिजली के संप्रभु के रूप में जाने जाने वाले अद्वितीय छिपे हुए पेशे को जगाने का अवसर प्रदान कर सकता है। पहला, जिसे लाइटनिंग बोल्ट कहा जाता है, जो उपयोगकर्ता को बाधाओं को अनदेखा करते हुए स्वयं द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत प्रवाह में बदलने और टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। इस विद्युत क्षेत्र की वर्तमान सीमा 50 मीटर थी। दूसरी क्षमता को रे फ्यूजन कहा जाता था, जो उपयोगकर्ता को विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने और इसे अपने स्वयं के कोशिकाओं में संग्रहीत करने की अनुमति देता था, ताकि बाद में इसे एक भयंकर हमले में जारी किया जा सके। तीसरी और अंतिम क्षमता को दिव्य निर्णय कहा जाता था। उपयोगकर्ता की हथेली बिजली के स्रोत में बदल जाएगी, जिससे तुरंत विद्युत प्रवाह जारी होगा। आंकड़े देखने पर जियांग के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई। इस फल के साथ वह एक दूसरा पेशा प्राप्त करने में सक्षम होगा और बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति के साथ एक दिव्य स्तर का आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा। दोहरी श्रेणी के साथ नौकरी बदलने वाला बन जाएगा। जब हमारा लड़का सोच में विचलित था, तो सिस्टम ने उसे सूचित किया कि कीटों का प्रजनन पूरा हो गया है। लाल भरिंग के अब 30,000 बच्चे थे और 9 मियाज़मा पंखों के अब 12 मिलियन बच्चे थे। फिर उसके पीछे एक विस्फोट हुआ, जिससे आकाश छोटे छोटे भरिंगों से भर गया। लिटिल नाइन क्रोधित हो गया। अब जबकि जियो जिया ने प्रजनन किया था, उसने उसे जाने का आदेश दिया। जियान के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकलने लगी, जिससे उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।
यह महसूस करते हुए कि शक्ति में यह वृद्धि जिया की नई संतान की बदौलत थी। जियांग की सांख्यिकी विंडो दिखाई दी। वह 36वें स्तर पर था और कीटों के शासक की उपाधि के साथ दूसरे परिवर्तन में था। उसके वर्तमान पेशे दिव्य स्तर के आध्यात्मिक प्रजनक और बिजली के शासक थे। हमारे लड़के के पास 2 प्रतिभा वर्ग थे। पहले वर्ग में सार्वभौमिक विकास, दिव्य विकास और सभी चीजों का पैतृक वृक्ष शामिल था। दूसरे वर्ग में छिपी हुई बिजली, बिजली का सम्मिलन और दिव्य निर्णय शामिल थे। जियांग के कौशल मानव तलवार, सांसारिक तलवार, स्वर्गीय तलवार और तलवार के महान ताव थे। उसके पास 2 आपदाएं भी थीं, कीट माँ लिटिल 9 स्तर 36 पर 12 मिलियन कीटों की संतान के साथ और जियाओ जिया स्तर 32 पर 30,000 कीटों की संतान के साथ। उसकी वर्तमान ताकत 409 अंक थी, उसकी चपलता 428 अंक थी, उसकी ऊर्जा 379 थी, उसका संविधान 498 था और उसका मुकाबला मूल्यांकन 41 था। 0 सितारे। उसके शरीर के चारों ओर की ऊर्जा और अधिक तीव्र हो गई। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और स्टेटस विंडो पर ध्यान केंद्रित किया। कीटों के प्रजनन के कारण बिजली के प्रभुत्व के अलावा उसकी लड़ाकू शक्ति भी बढ़ गई थी और लाल कवच बीटल की विशेषताओं के कारण उसका संविधान पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया था। उसकी आंखें तीव्रता से चमकने लगीं। उसने हवा में मुक्का मारा, जिससे उसकी बाह के चारों ओर बिजली दिखाई देने लगी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि भले ही वह प्रोडिजी प्रतियोगिता में लिटिल 9 की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन अपनी नई कक्षा और नई क्षमताओं के साथ वह बिना अधिक प्रयास के एक क्षेत्र में झाड़ू लगाने में सक्षम होगा। और अगर ये सब काम नहीं करता तो सबसे खराब स्थिति में वह जिया की शक्ति का उपयोग कर सकता था और अंधेरे दानव को मुक्त कर सकता था। किनलुओ के युद्ध क्षेत्र के पहाड़ों में रात का समय था। किनलिंग की गहराई में एक शक्तिशाली नीला ड्रैगन आकाश में उड़ रहा था। पहाड़ों में कहीं पुरुषों और महिलाओं का एक समूह बैठा हुआ था। उनके सामने एक बड़ी लकड़ी की मेज खड़ी थी। शक्तिशाली ड्रैगन जमीन पर उतरा और गर्मियों की शर्ट पहने एक काले बालों वाला आदमी जानवर से उतरा। बाकी लोग ये देखकर कुछ हैरान थे कि वह आदमी आ गया था। एक मजबूर मुस्कान के साथ उसने उनसे कहा कि वे अतिशयोक्ति न करें, क्योंकि वे वास्तव में गुआंगहाई से आए उसके मुकाबले समय के पाबंद थे। उसने उल्लेख किया कि वह थक गया था। जिस महिला ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं, वह उसकी ओर मुड़ी और एक खुश मुस्कान के साथ कहा कि गुआंगहाई से किसी को इस तरह से कपड़े पहने देखना आश्चर्यजनक था। जबकि बाकी सभी ने औपचारिक कपड़े पहने थे, वे दोनों देश के रक्षक थे। इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि उनके बीच इतना अंतर क्यों था। उसके बगल में बैठा भूरे बालों वाला आदमी उन्हें देखने लगा और मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस दुनिया में अगर वे व्यंग्य और विचित्रताओं के बारे में बात करते हैं तो वह नंबर 1 है। उसने दूसरों के साथ बैठने की भी जहमत नहीं उठाई। वह ड्रैगन के शरीर के ऊपर बैठ गया, उनकी ओर मुड़ा और समझाया कि गुआंगहाई के लोग केवल दिखावे को महत्व देते हैं। ये सुनकर वे बहस करने लगे, लेकिन तभी उस बलिष्ठ व्यक्ति ने मेज पर जोरदार प्रहार किया और गुस्से से भरे भाव के साथ उन्हें रुकने का आदेश दिया और तय किया कि मुख्य मामले पर बात करने का समय आ गया है। लंबे बालों वाले व्यक्ति ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, ये संकेत देते हुए कि उसे अपना संयम नहीं खोना चाहिए। हर कोई चुप रहा और बूढ़े व्यक्ति ने खुलासा किया कि पिछले साल की तुलना में दिव्य प्रतिभाओं की प्रतियोगिता की स्थिति अलग थी। सबसे मजबूत क्षेत्र के अलावा जो राजधानी थी, माडू और जियांग निन भी थे। जियांग निन के पास न केवल जियांग वुक्सियांग था, बल्कि जियांग चेन भी दिखाई दिया था, जिसके पास माडू की प्रतिभाओं से बेहतर ताकत थी। बूढ़े आदमी की आंखें गंभीरता से भर गईं। वह उस आदमी को गौर से देखने लगा और उसने बताया कि पहले जियांग निन का युद्ध जिला माडू और राजधानी का सामना करने के लिए उनके साथ सेना में शामिल हो जाता था, लेकिन इस साल उनका उनके साथ गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं था। भूरे बालों वाले आदमी ने हस्तक्षेप किया, बूढ़े आदमी को देखना शुरू किया और बताया कि उसके पुराने दोस्त जियाओ युआनचेन को बेवजह भूमिगत रसातल में निर्वासित कर दिया गया था। एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या इस साल की योजना पहले जियांग निन को खत्म करने के लिए सेना में शामिल होने की है, क्योंकि वैसे भी 6 युद्ध क्षेत्रों ने राजधानी का सामना करने के लिए बिना किसी लाभ के एकजुट हो गए थे। ये सुनकर दूसरों ने सोचा कि जिंग सही था और पहले स्थान के बजाय दूसरे स्थान के लिए लड़ना बेहतर था।
बूढ़े आदमी ने वोट कराने का फैसला किया। जो लोग सेना में शामिल होने के पक्ष में थे वे अपने हाथ उठा सकते थे। भूरे बालों वाले आदमी ने अपना हाथ उठाया, ये कहते हुए कि वुक्सियांग युद्ध क्षेत्र इसके पक्ष में था। तियानफू युद्ध क्षेत्र से जिंग ने भी अपना हाथ उठाया। किंगलैंड के 9वें युद्ध क्षेत्र से आए बलिष्ठ व्यक्ति ने भी अपना हाथ उठाया। गर्मियों की शर्ट पहने हुए व्यक्ति को छोड़कर सभी ने अपना हाथ उठाया। वह युआनजियान तियान था। अन्य लोगों ने पूछा कि वह सेना में शामिल होने के पक्ष में क्यों नहीं है। युआनजियान तियान ने अपनी उंगली अपने कान में डाली और उसकी आंखें तिरस्कार और घृणा से भर गईं। उसने पूछा कि क्या उन्होंने चर्चा समाप्त कर ली है। वह जमीन पर देखने लगा और मुस्कुराते हुए बताया कि इस बार वह उनके साथ गठबंधन बनाने नहीं आया है। वह उनके पास गया, मेज पर जोर से पटका और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि इस गर्मी में डेक्सिया जीनियस प्रतियोगिता में गुआंगहाई युद्ध जिला जीतने वाला था। भूरे बालों वाले व्यक्ति को छोड़कर सभी चुप रहे। उसका ध्यान युआनजियान तियान पर केंद्रित था। गुस्से से भरे भाव के साथ उसने पूछा कि वह बकवास क्यों कर रहा है। उसने फिर से उल्लेख किया कि उसका युद्ध जिला डेक्सिया जीनियस प्रतियोगिता जीतने जा रहा था। ये शब्द कहते हुए उसे बहुत अच्छा लगा। भूरे बालों वाले आदमी की आंखें क्रोध से भर गईं, जिससे उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे कांच कुचल गया। जिंग ने अपनी आंखें खोलीं और एक उग्र नज़र से युआनजियान तियान को गौर से देखने लगी। उसने फैसला किया कि अब जाने का समय आ गया है और वह ऊपर चढ़ गया। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और बहुत तेज गति से उड़ने लगा। युआनजियान तियान ने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखीं और मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि वे चिंता न करें क्योंकि वह अब उन्हें परेशान नहीं करेगा और न ही किसी को इस बारे में बताएगा। मांसल आदमी ने मेज की ओर देखना शुरू किया और दूसरों से पूछा कि क्या युआनजियान तियान ने उसके सिर पर चोट मारी है। भूरे बालों वाले आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बताया कि निश्चित रूप से उसे गधे ने लात मारी होगी या शायद उसके पास कोई ऐसा इक्का छिपा हुआ है जिसके बारे में वे नहीं जानते। उन्होंने इस मामले के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। बूढ़े आदमी ने गिलास पकड़ा और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। एक गंभीर नज़र से उसने उल्लेख किया कि जब तक वे 4 महान युद्ध क्षेत्र सेना में शामिल होकर एक आदर्श योजना बनाते हैं, जियांगन जल्द ही पराजित हो जाएगा। कुजियांग में कहीं वुक्सियन का खतरनाक शहर था। चट्टान के ऊपर प्राचीन भगवान के चर्च के सदस्य थे। जब कई लोग दंडवत कर रहे थे तब उनका नेता, लाल टोपी पहने एक व्यक्ति, चट्टान के पास पहुंचा और शहर का निरीक्षण करने लगा। उसने दिव्य पुत्र के लिए चीजें कैसी चल रही हैं, ये पूछते हुए कि क्या उन्हें कोई असामान्य हलचल दिखाई दी है। उसके एक आदमी ने उसे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि महान दिव्य पुत्र गुआंगहाई के युद्ध जिले के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सफलतापूर्वक उतरा था और गुआंगहाई के राष्ट्रीय रक्षक युआनजियान तियान से पूर्ण विश्वास और समर्थन प्राप्त किया था। महान दिव्य पुत्र की वर्तमान ताकत के साथ उसे प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करना तय था। ये सुनकर नेता के चेहरे पर मुस्कान फैल गई क्योंकि प्राचीन भगवान के चर्च से दजिया का सर्वोच्च सम्मान छीन लिया गया था। उसने शहर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वह देश के अजेय रक्षकों के भाव देखना चाहता था। अब पूरी योजना पहले ही प्रभावी होने लगी थी। अब बस इतना ही बाकी था कि प्रतिभाओं के बीच रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार किया जाए। कुछ ऐसा जो दाजिया में सभी का ध्यान आकर्षित करेगा। उसने अपने हाथ आसमान की ओर बढ़ाए और उसके शरीर से एक बुरी ऊर्जा निकलने लगी, जिससे पता चला कि उस समय एक जानवर की लहर पूरे कुजियांग में आने वाली थी। इस ऊर्जा को महसूस करते ही पंथ के सभी सदस्यों ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि कुजियांग के बलिदान के साथ प्राचीन देवता वापस आ जाएंगे। अगले दिन जियांगन के युद्ध क्षेत्र के केंद्रीय चौक में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभावान लोग एकत्र हुए। उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन थी और प्रतियोगिता शुरू होने से पहले केवल एक दिन बचा था। डू एनफेई, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर रखी थीं, ने उन लोगों के लिए पहले बताए गए नियमों को दोहराने का फैसला किया जिन्हें वे याद नहीं थे। प्रतिभागियों में हमारा लड़का भी था। एक जिज्ञासु निगाह से वह चुपचाप डू एनफेई को देखने लगा। वह जियांगन में मौजूद नहीं था, इसलिए उसे एहसास हुआ कि वह उसके लिए नियम दोहराने जा रहा था। डू एनफेई ने स्क्रीन को सक्रिय किया और एक गंभीर भाव के साथ समझाया कि प्रतिभाओं की प्रतियोगिता में कुल 8 महान युद्ध क्षेत्र थे, जिसमें 80 दिव्य प्रतिभाएं थीं। प्रतियोगिता को 2 राउंड में विभाजित किया गया था।
पहला राउंड टीमों में था। 8 महान युद्ध क्षेत्रों की छोटी टीमों ने आपस में लड़ने के लिए किन लियू के क्षेत्र में एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसमें सबसे कम जीवित बचे 4 युद्ध क्षेत्रों को खत्म कर दिया। इस दौर में जो मूल्यांकन किया गया था वह टीम वर्क था, और कोई भी कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर वे अपने साथियों की रक्षा नहीं कर सकते तो वे हार जाएंगे। हर कोई कुछ हद तक हैरान था और आपस में बात करने लगा। जियांग शांत रहा और शांत निगाहों से सोचने लगा कि डू एनफेई ने खुलासा किया कि गुप्त क्षेत्र में वे छिपने में सक्षम नहीं होने वाले थे, क्योंकि अगर कोई स्थिर खड़ा रहा तो उस पर बिजली गिर जाएगी। इसके अलावा गुप्त क्षेत्र की सीमा हर घंटे कम होती जा रही थी और घेरे के बाहर के लोगों को सीधे समाप्त किया जा रहा था। भले ही वे गुप्त क्षेत्र में मर गए हों, लेकिन वे बाद में पुनर्जीवित हो सकेंगे। जियांग की आंखें उत्साह से भर गईं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अगर वह स्थिर रहा तो उसे बिजली का झटका लगेगा, जो उसके नए वर्ग का उपयोग करने और बिजली जमा करने के लिए एकदम सही होने वाला था। ये सोचते ही उसके शरीर से बिजली गिरने लगी। उसके बगल में बैठा एक लड़का कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। दूसरा दौर एक व्यक्तिगत रैंकिंग लड़ाई थी। पहले दौर से बाहर होने के बाद इस दौर में लगभग 30 लोगों के बचे रहने की उम्मीद थी। मैच होने वाले थे। नियम सरल थे, जो जीतता है वह आगे बढ़ता है और जो हारता है वह बाहर हो जाता है। डू एनफेई उनकी ओर मुड़ा और गंभीर नज़र से उनसे टीम का कप्तान चुनने के लिए कहा। सभी आपस में बात करने लगे और हमारे लड़के को लगा कि बहुत सी नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। तभी लियू सान दाओ और म्यू हेनक्यू उनके पीछे दिखाई दिए और मुस्कुराते हुए अपनी बाहों से दिल बनाते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि जियांग कप्तान बने। हमारा लड़का कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और ऐसा दिखावा करने की कोशिश की जैसे कि वह नहीं जानता कि वे कौन हैं। दाओ जियांग मुस्कुराने लगा। उसने अपने साथी के साथ दिल बनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि वे भी चाहते हैं कि जियांग कप्तान बने। उसके दोस्त ने दिल नहीं बनाया, वह बस उसकी ओर मुड़ा, अंगूठा दिखाया और एक ईमानदार भाव के साथ उल्लेख किया कि वह भी इस विचार से सहमत है। जियांग कुछ उलझन में पड़ गया, हालांकि वह जानता था कि उसे खुश होना चाहिए। बाई फेंग और जियांग वुक्सियांग भी मौजूद थे। शांत नज़र से बाई फेंग ने समझाया कि वह और तांग यंग चाहते थे कि जियांग वुक्सियांग कप्तान बने, क्योंकि हालांकि जियांग चेंग बहुत मजबूत था, आखिरकार जियांग वुक्सियांग अधिक स्थिर था। जियांग वुक्सियांग की नज़र हमारे लड़के पर टिकी हुई थी। उसे नहीं पता था कि हर कोई उसे कप्तान क्यों बनाना चाहता था। जियांग के बगल में बैठी एक लड़की ने बताया कि वह भी चाहती थी कि जियांग कप्तान बने क्योंकि वह बहुत सुंदर था। सुनहरे बालों वाला आदमी उसके साथ शामिल हो गया। जियांग ने अपने हाथ से उसके सिर को छूना शुरू कर दिया और एक मजबूर मुस्कान के साथ बताया कि वह नहीं जानता कि वे कौन थे। महिला ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक कोमल भाव के साथ खुद को ली बिंग के रूप में पेश किया। नीले बालों वाला लड़का अपने अंगूठे से खुद की ओर इशारा करने लगा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ खुद को राजकुमार के रूप में पेश किया। जियांग वुक्सियांग हमारे लड़के के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और एक दयालु मुस्कान के साथ उसने भी माहौल को हल्का करने के लिए जियांग को वोट देने का फैसला किया। जियांग अपनी तंद्रा से बाहर आया, मुड़ा और ये देखकर वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती बगल पर रखा और समझाया कि वह कप्तान नहीं बनना चाहता क्योंकि वह इतना दबाव नहीं झेल सकता। हर कोई चुप रहा जबकि दूसरी तरफ डुआन फेंग क्रोधित हो गया। क्रोधित भाव के साथ उसने जियांग से कहा कि वह उसके सामने अभिनय करना बंद कर दे क्योंकि उसके जैसे किसी को मूर्ख बनाने में उसे और 800 साल लगेंगे। अब जबकि सभी ने उस पर भरोसा किया तो उसे ये काम अच्छे से करना था। जियांग कई कदम पीछे हट गया और उसका ध्यान डुआन फेंग पर केंद्रित हो गया। वह इस बूढ़े व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखकर कुछ हैरान था। डुआन फेंग ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और बर्फ से बनी एक सीढ़ी दिखाई दी। उसने उनका निरीक्षण करना शुरू किया, जिससे पता चला कि जियांगन युद्ध क्षेत्र कई वर्षों से भयभीत था। इस बार उनका भाग्य बदलना उन पर निर्भर था। ये सीढ़ी टेलीपोर्टेशन स्पेस की ओर ले जाती थी। यह उनके लिए एक उपहार था। वह हर तरह से उनकी सफलता की कामना करता था। आकाशीय तलवार का राजा ऊपर उनका इंतजार कर रहा होगा। वह देश के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा और उनके साथ किनलुओ बेस तक जाएगा। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें
हमारे चैनल में आपका स्वागत है।